और शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र में सदराज के निफाज पर वजाहत पेश की है। अमित शाह के मुताबिक किसी भी पार्टी के जरिए 18 दिनों में हुकूमत साजी के लिए दरकार आदादुशुमार पेश नहीं किए जाने के बाद रियासत में सदराज नाफिज किया गया। अमित शाह ने यह भी वाज़ेह किया कि बीजेपी वस्त मुद्दती इंतखाब नहीं चाहती और सदराज के दौरान भी अगर कोई पार्टी हुकूमत साजी के लिए दरकार आदादुशुमार के साथ दावा करती है तो उसे मौका दिया जाएगा। 8:30 तक का शाम का समय दिया था और बीच में राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कैसे की। मैं आपको बता दूं कि शायद वो अपने साथी को पूछते नहीं हैं। लगभग 11:30 से 12 के बीच में एनसीपी ने पत्र लिखकर अपनी असमर्थता जता दी थी कि आज शाम 8:30 बजे तक हम सरकार नहीं बना सकते। उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय को 8:30 बजे तक रुकने का कोई औचित्य ही नहीं है। जब विधानसभा नोटिफाइड हो जाती है और उसकी अधिसूचना बाहर आने के बाद तुरंत ही कोई भी पार्टी अथवा पार्टियों का समूह बहुमत बनाकर राज्यपाल महोदय के पास जा सकता था। ना शिवसेना गई है, ना एनसीपी गई, ना कांग्रेस गई, ना हम बना पाए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी बनाई है। तो राज्यपाल क्या करते हैं? और जहां तक लोगों को मौका देने का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं स्मिता जी, आज भी मौका है। आज भी वो इकट्ठा होकर अभी जा सकते हैं राज्यपाल के पास। अगर संख्या है तो संख्या बतानी पड़ेगी। अगर संख्या बन जाती है तो कोई भी, आज भी हम भी संपर्क करते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। मौका न देने का सवाल ही कहाँ है। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन पर जो हाय तौबा मची है वो कोरी जनता की सिंपैथी प्राप्त करने की निरर्थक एक्सरसाइज है, निरर्थक कवायद है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मध्यावधि चुनाव हो, न मैं नहीं सोचता हूँ मध्यावधि चुनाव हो। जब 6 महीने समाप्त होंगे तब राज्यपाल संविधान के हिसाब से इस पर उचित विचार कर कानूनी सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे। आज मुसलमानों की एक जमात ने महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए कांग्रेस के शिवसेना के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का जवाब दरियाफ्त किया। उल्मा और मुस्लिम समाजी कारकुनान ने एहतजाज करते हुए शिवसेना के साथ कांग्रेस के सियासी इत्तेहाद पर एतराज़ जताया। इन लोगों का कहना था कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है और शिवसेना की तारीख फ़िक़्ह परस्ती पर मबनी रही है। विधानसभा इलेक्शन में आप उसी बीजेपी के साथ या उसी कम्युनल पार्टियों के पास जाने की आप मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन किया, देवेंद्र फडणवीस के लिए वोट मांगा। अखबारात की कटिंग है, बिल्कुल अखबारात की कटिंग है। हाँ, तो ये स्टैंड के बारे में जरा थोड़ी वजाहत करवा दें। बहुत साफ और सुथरे लफ्जों में आपसे कह दे रहा हूँ कि मुफ्ती मंजूर ज़ियाई ने कभी भी किसी बीजेपी या किसी कॉमनल पार्टी का सपोर्ट किया है। मैं बाज़ाब्ता हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस के 3 तलाक कानून को गैर आइनी करार देने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सीरतुन नबी कमेटी की जानिब से दाखिल अर्जी पर अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए मामले को अहम मामले के साथ नत्थी कर दिया है। साथ ही मरकज़ को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने तबसरा किया कि हुकूमत अगर कोई कानून बनाती है या कोई ऑर्डिनेंस लाती है तो लोग उसे चुनौती देने के लिए अदालत चले आते हैं। मुंबई में सुन्नी उलमाए कराम की मीटिंग में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए मुतबादिल जगह को कबूल न करने के फैसले पर इत्तेफाक राय का इजहार किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले की हिमायत की गई। आज मुंबई की हांडी वाली मस्जिद में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में रज़ा अकेडमी और कई सुन्नी उलमाए कराम ने शिरकत करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ की हिमायत की है। सभी ने मुत्तफ़िक़ा यकजहती से ये फैसला किया है कि बोर्ड को और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी और वक्फ बोर्ड को, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी रिव्यू में जाना चाहिए। और हम सब एक लेटर दे करके, ख़त दे करके मौलाना सैयद अदर अली साहब को अपना नुमाइंदा बना करके पेश कर रहे हैं। वो नुमाइंदा अहले सुन्नत के थे ही, लेकिन अब मज़ीद मजबूती के साथ उनके ज़रिए से हम बोर्ड तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र के उलमा ये चाहते हैं कि नज़र सानी के लिए ये पिटीशन फिर से दाखिल की जाए। बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है
उससे हम लोगों में बड़ी मगमूमियत छाई हुई थी। यहाँ तक कि तमाम मुख्तलिफ तबके के लोग परेशान थे। दानिश्वरों की जो आवाज़ उठी है उससे हौसला पाकर उनको आवाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हांडी वाली मस्जिद में उलमाए किराम की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें यह फैसला हुआ कि हमें अल्लामा सैयद अतहर अली के ज़रिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे एक दबाव बनाना चाहिए कि वो मतलब मायूस ना हो, बल्कि जो है सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की अपील की पिटीशन दाखिल करें। रजा अकेडमी के बैनर तले जो आज यहाँ मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इत्तेफाक राय से ये बात तय हुई कि नजर सानी के लिए अपील दायर की जाए। और नाज़रीन, अब हम आपको एक मजलूम खातून की रुदात सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, एक हिंदुस्तानी खातून का दास्तान गम जो कि बेंगलुरु की रहने वाली हैं और फ़िलहाल अपने खाविंद और बच्चों के साथ शारजा में रह रही हैं। इनका कहना है कि इनके साथ मारपीट की जा रही है और अपने ऊपर अक्सर होने वाले इस जुल्म सितम से वो बेहद खौफजदा हैं। जास्मीन सुल्ताना इतनी खौफजदा हैं कि वो अब शारजा से जल्द अज जल्द अपने वालिदैन के पास हिंदुस्तान आना चाहती हैं। उनकी ये अपील सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है। इसी के बाद दुबई में हिंदुस्तानी एम्बेसी ने भी उनसे राब्ता किया है और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया गया है। लुबना, अम्मी अब्बा देखो प्लीज मुझे मदद करा लो भाई, मैंने मारा ले मुझे लुबना, अम्मी अब्बा देखो प्लीज मुझे मदद करा लो भाई, मैंने मारा ले मुझे लुबना, अम्मी अब्बा देखो प्लीज मुझे मदद करा लो भाई, मैंने मारा ले मुझे लुबना, अम्मी अब्बा देखो प्लीज मुझे मदद करा लो भाई, मैंने मारा ले मुझे। दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी से हालात मज़ीद अबतर होते जा रहे हैं। वहीं दारुल हुकूमत के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी से हालात नाजुक बने हुए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। वैसे तो राजधानी दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी की मार झेल रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 776 के पार है। पिछले 3-4 दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली की जामा मस्जिद, चांदनी चौक, लाल किला इलाके की हैं। ऑड इवन फार्मूला लागू होने के बाद भी यहाँ पर जाम लगा रहता है। लाल किले पर धुंध छाई हुई है। दिन के 2 बजे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर 768 पर है। आँख में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंख में सबसे ज्यादा जलन हो रही है, आंख खोल नहीं पा रहे पूरी। ये जो सिंगल कार लेके फिर रहे हैं ना, कारों को हटाना चाहिए इधर से और पब्लिक चीज़ों को ज़्यादा करना चाहिए जैसा बॉम्बे में है। यहाँ पर जो धुआं वगैरह है, मतलब प्रदूषण काफ़ी महसूस हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। जो हमारा मतलब जगह है धामपुर, वहाँ के मुकाबले यहाँ पर बहुत प्रदूषण महसूस हो रहा है। मेट्रो पिलर के नीचे का रोड जाम से जूझता रहता है। जाम कम लगे इसके लिए अलग अलग लाइनें बनाकर डिवाइडर खड़े करके जाम कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन जाम की वजह से यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के सबसे ज्यादा आलूदगी वाले इलाके की तरफ इशारा करता है। ओखला इलाका जो है वो भी जो है जो दिल्ली के इलाके हैं उसमें से एक ख़राब इलाकों में से है। तो दिल्ली खुद ख़राब इलाका है पोल्यूशन के लिहाज से। फिर दिल्ली में ओखला जो है कभी टॉप पर है, कभी फर्स्ट 10 में है, कभी 5वीं पोजीशन पर है। ये डेली इसका एक फ्लक्चुएशन चलता रहता है। जनरल जो पोल्यूशन के असरात होते हैं वो हैं, और एक प्लांट जो यहाँ लगा हुआ वेस्ट एनर्जी प्लांट, उसकी भी स्पेशल असरात यहाँ पर है। तो जनरल में आप कह सकते हैं कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो बढ़ रहे हैं इस इलाके में, और लगातार सांस की बीमारियाँ, और इसके अलावा जो है कमज़ोरी लोगों के फेफड़ों के अंदर वीकनेसेस से बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में सुबह शाम मसरूफ औकात में जाम आदत बन चुकी है। ऐसे में इलाके और भी ज्यादा आलूदा हो जाते हैं, जो इन इलाकों के लोगों और इनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें कि दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी से हालात मज़ीद अबतर हो गए हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, और इस सब को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने
ऐलान किया है कि अगले 2 दिनों तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारों को 2 दिनों की छुट्टी दी गई है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बेहद अहम खबर, दिल्ली में फिजाई आलूदगी से हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। सांस लेने में परेशानियां आ रही हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना है। इसी सब को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगले 2 दिनों तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे हम ताज़ा जानकारी चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा बच्चे इससे मुतासिर नजर आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया है। आज भी ऑड इवन का दिन था और गाड़ियां अपने हिसाब से चल रही थी। यानी कि आज जिस तरह से आज की तारीख थी 13, तो आज ऑड नंबर की गाड़ियां चल रही थी। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर ऑड इवन के लिए इमरजेंसी के हालात हैं, तो जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। पूरा एनसीआर का इलाका है वो इस वक्त गहरी धुंध में है और हालात यहाँ के काफी खराब हैं। कहना चाहिए इमरजेंसी के हालात हैं, क्योंकि 400 से 500 के दरमियान एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अभी दिल्ली का अगर हम देखें तो 472 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें 448 को देखें तो 448 2.5, यानी कि धुएं का लेवल 448 है। कल भी 462 और 406 के करीब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स रहने वाला है। यानी कि दिल्ली और आसपास का जो इलाका है उसमें हालात बहुत ज्यादा खराब है, इमरजेंसी हालात हैं। दिल्ली में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नोएडा के स्कूलों को भी अभी बंद करने का ऑर्डर ये आ गया है। तो इस तरह से दिल्ली, नोएडा के तमाम स्कूल बंद रहेंगे। हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब है। तो लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों पर और जो मरीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं को दिक्कत होती है, क्योंकि जो भी कमजोर है उनके लिए हालात ज्यादा खराब होते हैं। जहां तक दिल्ली में पोल्यूशन क्यों हो रहा है, उसके लिए आप जानते हैं कि पड़ोसी रियासतें यानी हरियाणा, पंजाब में लगातार पराली जलाने को लेकर लगातार पराली जलाई जा रही है। उसका धुआं दिल्ली पहुंच रहा है। मौसम जिस तरह से बदला है उसकी वजह से जो धूल के जर्रात है या फिर धुएं के जर्रात हैं वो नीचे आ जाते हैं, उसकी वजह से ये हालात खराब हैं। खुर्रम, यहाँ पर एक और अहम सवाल, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अब ये भी कह रही हैं कि जिस तरह से ऑड और इवन का फॉर्मूला लागू किया गया था ताकि माहौल को साफ सुथरा रखा जा सके, उसके बावजूद हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, देखिए ऑड इवन का फार्मूला है, लेकिन दिल्ली सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, क्योंकि पराली पड़ोसी रियासतों में जल रही है। दिल्ली सरकार के पास उसका राइट नहीं है कि वो उसको रोक सके। इसमें जो पड़ोसी रियासतें, हरियाणा और पंजाब की जो रियासतें हैं, वहां से जो पराली जल रही है उसका धुआं अगर दिल्ली आ रहा है तो इसमें दिल्ली की रियासत यानी दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। मरकज को इसमें दखल देना होगा, पड़ोसी रियासतों को इसमें ताउन करना होगा। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा तशवीश इजहार किया है और दोनों पड़ोसी रियासतें, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी इसमें जोड़ दिया जाए। तो तीनों रियासतों को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई और ये कहा है कि लोग मर रहे हैं और आप जो है इस पर कोई भी रोक नहीं लगा पा रहे हैं। तो एक पूरा प्लान तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बहरहाल अब कल का दिन जो है उस पर भी नजर रहेगी कि वहां पर क्या कुछ जो है वो एयर इंडेक्स कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो अपने नाज़रीन को बता दें कि दिल्ली हुकूमत ने अगले 2 दिनों तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में डेंगू मर्ज के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए जहां कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवामी बेदारी पर जोर दिया, वहीं लेफ्ट पार्टियों ने इसे हुकूमत और कॉरपोरेशन की गफलत का नतीजा करार देते हुए पुरजोर तहरीक चलाने का इरादा जाहिर किया है। आपको बताएं कि अब तक 21 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। कोलकाता के मुख्तलिफ इलाके इन दिनों डेंगू बुखार की लपेट में है। अब तक 21 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें खुद कॉरपोरेशन का एक इंजीनियर शामिल है, जबकि रियासत भर में 23,000 लोग इस बुखार में मुब्तला हैं। CPM लीडर डॉक्टर फवाद हलीम ने
इसके लिए हुकूमत और कॉरपोरेशन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इस ताल्लुक से बेदारी मुहिम नहीं चलाई गई, जबकि कॉरपोरेशन के मेयर फरहाद हकीम ने डेंगू के बढ़ते मर्ज की असल वजह लोगों में बेदारी न होना बताया। सामाजिक स्तर पर मुकाबला करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक हेल्थ मेजर्स। ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स का जिम्मेदारी रियासती सरकार और कॉरपोरेशन का है, तो यकीनन उनके जो खामियाजा है इसमें, और जिसके लिए डेंगू के मौतें हो रहे हैं और मरीज के तादाद बढ़ रही है, इसके लिए ये तो मुद्दा बनना ही है। गंदगी की वजह से हो रहा है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है इसके वजह से। इसमें तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ के धांगड़ लोगों को बोलते हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार उन लोगों को बोलते हैं हम लोग कि भाई इसको साफ़ सफाई के ध्यान दीजिए। गली में एक हफ्ता झाड़ू नहीं पड़ता, उसके लिए बोलते हैं। हाँ, परेशान नहीं है, कैसी नहीं परेशान है। अभी हर घर में आपको कोई ना कोई बुखार लगा हुआ मिलेगा आदमी। डेंगू के मरज से बस्तियों के लोग ज्यादा मुतासिर हैं। इन इलाकों में पानी की किल्लत के बाद लोग पानी जमा रखते हैं, जो डेंगू के मच्छर के अफजाइश की बड़ी वजह बनती है। साथ ही इलाकों में पानी जमा होने, गंदगी का अंबार, इलाज का मुनासिब इंतजाम न होने पर भी लोग काफी परेशान हैं। डेंगू बुखार बहुत जोर हो रहा है, बहुत आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, बहुत डेंजर हो जा रहा है कि संभालने नहीं सक रहा आदमी। सरकार को ये देखना चाहिए, अच्छा डॉक्टर को पेश करना चाहिए, अच्छा को दिखाना चाहिए। बंगाल में तेजी से फैल रही है डेंगू की वबा, लोग परेशान हैं, वहीं हुकूमत भी फिक्रमंद है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीमारी इतनी तेजी से रियासत में फैली कैसे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब बंगाल में डेंगू और मलेरिया 0% पे थे। ऐसे में आइंदा साल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने हैं। अब देखना यह है कि इस इलेक्शन में डेंगू की सूरत हाल, डेंगू की ये वबा अपोजिशन जमातों के लिए एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। कैमरामैन मानुष रंजन घोषाल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से 14 नवंबर से हुनर हाट 2019 का आगाज़ होने जा रहा है और इसका इफ्तिताह मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे। इस मरतबा भी हुनर हाट में बड़े पैमाने पर दुकानें लगाई जाएंगी, जिनमें मुल्क भर से लोग शिरकत करेंगे। इस ज़िम्न में मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से ख़ास बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। दिल्ली में आलमी तिजारती मेला शुरू होने वाला है और उसमें हुनर हाट की एक ख़ास पहचान रही है। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार का हुनर हाट कितना ख़ास होगा, किस तरह की चीज़ें आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी हुनर हाट हमारा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ख़त्म हुआ है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान में जो कल से शुरू हो रहा है उसमें होगा। इसमें देश भर के जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं और जो हुनर के उस्ताद हैं, उनको मौका और मार्केट दोनों मिलेगा। इसके बाद फ़ौरन जो है वो मुंबई में होने जा रहा है, फिर इंदौर में होगा, लखनऊ में होगा, अहमदाबाद में होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में इस बार बल्कि हमने ज़्यादा हुनर हाट बढ़ा दिए इस बार, और हर हुनर हाट जो है वो दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को रोज़गार देता है, मार्केट देता है, मौका देता है। सर, दिल्ली में क्योंकि आलमी तिजारती मेला होता है, बहुत सारे मौक़े होते हैं, रोज़गार के भी बहुत मौक़े होते हैं, तो इस बार क्या कुछ खास फोकस आप लोग करें? देखिए, इसमें फोकस हमारा ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक तो ये फोकस है। दूसरा ये फोकस है कि जो हमारे दस्तकार शिल्पकार हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे हरियाणा के हों, पंजाब, कहीं के भी हों, उनकी जो हुनर की विरासत है, उस हुनर की विरासत को जो है वो पहचान भी मिले और मौका और मार्केट मिले। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में तो बहुत बड़े लेवल पे लोग देश विदेश से उनको ऑर्डर्स में मिलते हैं, उनकी ख़रीदारी भी होती है, उनकी हौसला अफजाई भी होती है। क्या पूरे मुल्क की नुमाइंदगी यहाँ पर दिखाई देगी, खासतौर से हुनर को लेकर? पूरे मुल्क की हमेशा। अभी जो प्रयागराज में ख़त्म हुआ उसमें पूरे मुल्क के जो दस्तकार शिल्पकार थे, इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में है वहाँ पर भी पूरे मुल्क के दस्तकार शिल्पकार होंगे। इसके बाद मुंबई में होने जा रहा है, वहाँ पे भी पूरे मुल्क के होंगे, हैदराबाद में होगा, अहमदाबाद, सभी जगहों पे हो रहा है। और ये बहुत ही जो दस्तकार शिल्पकार हैं वो बहुत खुश हैं कि साहब ये पहली बार है कि हमको जो है वो इतने इम्पोर्टेंट जगहों पर अपने हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, किस तरह की सहूलियात आप देते हैं? कई तरह की चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। हम इनको फ्री ऑफ कास्ट स्टॉल देते हैं
उसके साथ हम TADA देते हैं। ये और उसके ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम फ्री ऑफ कास्ट स्टॉल दे रहे हैं, ये कोई नहीं देता कि उनको जो है वो हम चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हो या और जगह पे हो। और उसके साथ ही साथ उनको TADA भी देते हैं कि दूर दराज से जो लोग आते हैं, और उसके अलावा तो उनको ऊपर वाला उनकी मदद करता है और बहुत बड़े पैमाने पे उनकी मार्केट मिलती है उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने बताया कि इस बार हुनर हाट काफ़ी कुछ खास रहेगा, बहुत कामयाब रहता है। अगर आपके पास भी मौका हो तो बहुत ज़रूर आइए और फुर्सत ज़रा सी भी जहाँ से निकल सके निकाल कर आइए और इस हुनर हाट को ज़रूर आकर देखिए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भोपाल के 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां जंगी पैमाने पर जारी हैं। आलमी इज्तिमा के आगाज़ को लेकर जहां उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वहीं इज्तिमा कमेटी के साथ साथ मकामी इंतज़ामिया ने भी आलमी इज्तिमा को ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ क्लीन और ग्रीन इज्तिमा का नारा दिया है। खास रिपोर्ट। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए इज्तिमागाह में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पहली बार RTO ने 400 बसों के साथ रेलवे ने 12 स्पेशल ट्रेन और 26 ट्रेनों में एक्स्ट्रा बॉगीज लगाने का फैसला किया है। कोशिश कर रहे हैं, मैं और हमारे सब साथी इज्तिमा के जिम्मेदार हैं, सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कुछ अच्छा इंतजाम करें जिससे आने वाले मेहमानों को कम तकलीफ हो। ये तो नहीं कह सकते नहीं हो, लेकिन कम से कम तकलीफ हो उनको, और कोशिश तो ये हो कि उनको अच्छे से बैठा के लाएं, अच्छे से विदा करें। और मैं और आप हम सब दुआ करें अल्लाह ताला से कि जो हमारा इरादा है अल्लाह मियां उसमें हमें कामयाब करें। आलमी इज्तिमा में सफाई के साथ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर खास खाका तैयार किया गया है। यही नहीं, 3500 सिक्योरिटी एहलकारों के साथ 10,000 रजाकार अपनी खिदमत अंजाम देंगे। इसमें क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए वॉशरूम्स की साफ़ सफाई से लेकर के रोज़ जो इज्तिमा का कार्यक्रम रहेगा उसके दौरान बिल्कुल साफ़ सफाई बनी रहे, कहीं भी कचरा और गंदगी ना दिखे, और वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर्ली हो जाए और हरियाली भी खूब बढ़े यहाँ पे, इसके लिए प्रयास रहेगा। ज़ीरो वेस्टेज की तैयारी है? ज़ीरो वेस्टेज की तैयारी है कि वेस्ट तो आएगा, उसका डिस्पोजल हम ठीक तरह से कर लें। जितने भी हम लोग के पार्किंग स्लॉट्स हैं उसको सबको जो है हम लोग कोशिश में है कि अभी से रेडी हो जाएं ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एडवांस टीम्स जो हैं यहाँ पे जो चेकिंग के लिए है वो लगातार लगी हुई है। सिविल में भी अपने लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। वॉलंटियर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर करके हम कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग प्रॉपर वे में कर लें। BDDS की टीम्स भी जो है इन्वॉल्व है, और इसी दौरान हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स वगैरह सब जगह जो है चेकिंग लगातार जारी रखेंगे। 22 नवंबर से शुरू होने वाले आलमी इज्तिमा में शिरकत के लिए जमातों के आने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। और वहीं अमरावती में होने वाले सरोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां उरूज पर हैं। 7, 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहे इस आलमी इज्तिमा का आगाज़ 7 दिसंबर को तिलावत कुरान पाक से होना है और इख्तिताम 9 दिसंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ होगा। इज्तिमा के लिए अमरावती के सावरडी में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। इज्तिमागाह पर तकरीबन 40 लाख मुरब्बा फीट पंडाल बनाया जा रहा है। इस आलमी इज्तिमा में मुल्क भर से 5 से 10 लाख फर्जंदान तौहीद की शिरकत का अंदाज़ा है। वहीं आवाम से भी खिताब के लिए मुल्क के मारूफ उलमाए दीन तशरीफ़ ला रहे हैं। और बेंगलुरु के जमजम शादी महल में नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। बज़्म शाहीन के तहत हुए इस मुशायरे में कर्नाटक और बैरूनी रियासतों के शोरा ने सरकारे दो जहां की शान में अपना कलाम पेश किया। बज़्म शाहीन के सदर बाबा जी ने कहा कि नात के ज़रिए प्यारे नबी की शख्सियत को मौसूर तरीके से बयान किया जा सकता है, उनकी सीरत और तालीमात को लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कौनैन में जैसा तू है, जिसको जो चाहे अता कर दे वो दाता तू है। चले हैं जानिबे तैबा
नाम की खुशबू है, दो जाकी कामयाबी दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की फैज़याबी मुस्तफा के पास है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा और अपडेट खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।